हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से कक्षा 12th के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत ठीक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के इम्पोर्टेंस का जो चैप्टर चल रहा था उसको फिर से मैं लगभग एंड पॉइंट पर लेकर के आ गया हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम लोग इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है कि किस पार्ट से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और 2021 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, इन सब बारे में भी हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर लगभग 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो गया था। ठीक है, पहले कल के ही वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया, लगभग इसके जितने पॉइंट थे सबको आउट क्लियर कर दिया। अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर को देखने चल रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप मिलता रहे, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का महत्व बताइए, व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जीवाणु की बात करें। मैंने इस चैप्टर के पहले हेड में क्लियर किया था कि सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक भी हैं, कुछ शैवाल भी हैं जो मानव कल्याण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वायरस भी सूक्ष्म जीव में आता है बेटा, लेकिन ये मानव कल्याण नहीं करता है किसी तरह से। जीवाणु सूक्ष्म जीव में आते हैं लेकिन ये मानव कल्याण करते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ जीवाणु हार्मफुल होते हैं जो मानव का कल्याण करने के बजाय मानव में रोग फैलाते हैं, लेकिन आपके 50% ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो मानव को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ कवक ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे ईस्ट नामक कवक, ये क्या करता है बोलो, मानव कल्याण करता है, अर्थात बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने का काम करता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल सहित बताएंगे। ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे हैं जो वो भी क्या करते हैं, मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव क्या है, मैंने पहले बताया था कि ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से देखा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कुछ कवक और नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हैं। अब बात आती है कि इन्हें नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ यूनिसेलुलर, अर्थात ये एक कोश की होते हैं, और एक कोश क्या दोस्तों इतनी छोटी होती है कि उसे सिंपल या बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से आप साधारण आंख से देख नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब डजन नॉट पॉसिबल टू सी द नेक्ड आई विदाउट एनी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये तरह से आप ये समझ लो कि पृथ्वी पर 2 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, 2 तरह के जीव हैं। एक विजिबल माने दृश्य जीव जो चींटी से लेकर के हाथी तक हो सकता है, घोड़ा से लेकर बंदर तक और मनुष्य से लेकर बिल्ली तक हो सकता है। ये विजिबल है, दृश्य हैं, ये बहुकोश की है इसलिए दृश्य हैं। चींटी भी दृश्य है क्योंकि वो बहुकोश की है, लेकिन हाथी भी दृश्य है, वो भी बहुकोश की है। लेकिन कुछ ऐसे ही दृश्य जीवों के साथ अदृश्य होकर रहने वाले पृथ्वी पर भी जीव पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बोलो, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये अदृश्य क्यों है, क्योंकि इनकी संरचना एक कोश की होती है, यूनिसेलुलर, और एक कोश की संरचना को साधारण आंख से देखना संभव नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो नाउ टू ए फर्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का महत्व बताइए। तो मैंने वीडियो में बताया था, फिर से बता रहे, घरेलू महत्व का मतलब क्या है कि आपके घर पे जो प्रोडक्ट्स बनता है, घर पे कुछ पदार्थ आप बनाते हो, जैसे दूध से दही बनाते हो, ठीक है कि नहीं, और दूध से दही के अलावा भी आप कुछ बनाते हो ना घर पे, जैसे पनीर बनाते हो, है ना। तो ये पनीर बनाने में, दूध से दही बनाने में, सिरका बनाने में घर पे, ठीक है, ये घरेलू उत्पाद है, घरेलू प्रोडक्ट हैं, और इनको बनाने में सूक्ष्म जीव कैसे हेल्प करते हैं और क्या क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि उत्तर में, जैसा पहला है बेटा यहाँ पर घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव के महत्व में, कि इसका, ठीक है, घरेलू उत्पाद में, घरेलू उत्पाद में
निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है? निम्नलिखित महत्व है। जैसे अगर बात करें कौन कौन सा है जैसे में, तो क्या बोलोगे? जैसे में गाइस क्या होगा? जैसे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नंबर 1 की बात करें अगर हम, ठीक है, जैसे तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु, ठीक है, जीवाणु को आप सूक्ष्म जीव कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, क्या काम करता है बेटा? दूध से दही बनाता है। क्या करता है? दूध से दही बनाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे की बात करें जैसे सिरका बनाने में, ठीक है, घर पे आप बनाते हो ना, तो एक सूक्ष्म जीव है जिसको नाम है माइकोडर्मा एसीटी नामक जीवाणु मीन्स सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स कह सकते हो। ठीक है, क्या करते हैं? सिरका बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सिरका बनाने का कार्य करते हैं गाइस। ठीक है, ठीक है। अब हम और बात करें अगर स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस नामक एक जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु मीन्स फिर से वही बात आ रही है कि सूक्ष्म जीव। गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2 सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए। ठीक है, तो ये जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। ईस्ट क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। कवक या प्रोटोजोआ क्या है? सूक्ष्म जीव है। नीले हरे शैवाल क्या है? सूक्ष्म जीव। इस तरह से, इसीलिए मैं बार बार जीवाणु के बाद में यहाँ पे सूक्ष्म जीव लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है 2 सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस नामक जीवाणु क्या करता है? ठीक है, आटे और चावल, ठीक है, आटे और चावल का किण्वन करके उसमें से CO2 गैस निकाल कर, ठीक है, ढीला कर देती है। क्या कर देती है? ढीला कर देती है, जिससे इडली व डोसा बनाया जाता है। ठीक है, इडली व डोसा बनाया जाता है। ओके, तो बोलो स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस नामक जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव जो आटे और चावल का किण्वन करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने का काम करती है, और जिससे आटा और चावल से क्या होते हैं, जो आप भिगो के रखते हो, ढीला हो जाता है और उसका आसानी से हम फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इडली और डोसा हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इडली व डोसा बनाने में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव का नाम। तो यहाँ आपके सामने स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? बोलो इडली और डोसा बनाने वाले जीवाणु हो गए। ठीक है, तो ये एक तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का कुछ महत्व बताइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि दूध से दही बनाने में, सिरका बनाने में, इडली डोसा बनाने में। ठीक है, इसके अलावा पनीर बनाने में भी आपको पता है, पनीर भी हम लोग घर पे बनाते हैं, तो पनीर बनाने में भी सूक्ष्म जीव का महत्व होता है। ठीक है कि नहीं? जैसे पेंसिलिनियम आपका ये पनीर बनाने में जो नाम है इसका, ठीक है कि नहीं, तो इसका होगा पेंसिलिनियम रॉकफोर्टी नामक सूक्ष्म जीव। फिलहाल ये देखिए, अभी आगे और क्वेश्चन में हम क्लियर करा रहे हैं। तो ये एक तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म जीव के बिना मानव जीवन कितना कठिन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि सूक्ष्म जीव के बिना मानव जीवन कितना कठिन है। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि व्हाट आर हैपेंड, यानी क्या होगा यदि पृथ्वी से सूक्ष्म जीव खत्म हो जाए। जीवाणु, कवक और जो ये नॉनस्टॉक, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जिसमें नॉनस्टॉक आता है, एनाबिना आते हैं, ये सब अगर पृथ्वी से खत्म हो जाएं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मानव जीवन प्रभावित नहीं होगा? अगर होगा तो किस प्रकार होगा? इसका संदर्भ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2-4 लाइनें यहाँ पे बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको भी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि जो सूक्ष्म जीव हैं
ठीक है, जैसे जीवाणु की बात करें हम, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, टीका मिलता है। ठीक है, टीका बनाया जाता है, वह एंटीबायोटिक औषधि बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक औषधि बनाई जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक औषधि बनाई जाती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरे पॉइंट की बात करें अगर यहाँ पर हम, तो दूध से दही, और यहाँ पर दूध से दही के बाद आपका, ठीक है, सिरका, पनीर, इडली डोसा, डबल रोटी, ठीक है, जलेबी आदि बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर टीका तो सभी लोग जानते हो, पिछले वीडियो मैंने बताया भी है टीका क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव द्वारा, ठीक है, तैयार की गई विशेष औषधि जिसके शरीर में प्रवेश करा देने से शरीर में क्या होती है, बोलो, एंटीबॉडीज, रोगों से लड़ने वाले एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण होने लगता है। तो ऐसे औषध को टीका कहते हैं। अब आपको पता होगा बचपन में जब भी, ठीक है, पेट में बच्चा आ जाता है तभी से टीका लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर टीके ना लगे, जैसे पोलियो का टीका, BCG का टीका, DPT का टीका, है ना, इसी तरह से चेचक का टीका, अभी तो कोरोना चल रहा है, इसका भी टीका लगेगा। तो ये सब टीके अगर ना लगे किसी एक व्यक्ति को, तो शायद वो बच्चा और वो पर्सन क्या होगा, बहुत जल्द ही अल्पायु में क्या होगा, किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा। किस रोग से बचेगा, BCG टीका लगता है ना, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, TB से बचने के लिए। अगर ये टीका जीवाणु न होते तो ये टीका ना बन पाता आज, और लगभग भारत का हर 100 में से 80 लोग हो सकता है TB से ग्रसित हो सकते थे। ठीक है, लेकिन ये टीका जीवाणुओं द्वारा तैयार किया गया, जीवाणुओं ने हेल्प की तैयार करने के लिए, जिससे ये टीका बनकर तैयार हो गया। और अब बच्चों को लग जाता है तो आगे चल करके TB वाले जो जीवाणु हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु जो TB फैलाता है, उसका शरीर में क्या होता है, प्रकोप नहीं फैलता। ठीक है, अब इसी तरह चेचक, आज से करीब 100 साल पहले की बात की जाए तो 100-150 साल पहले चेचक लगभग एक घर में किसी को हो, पूरे गांव में फैल जाता था और बहुत सारे लोग, 90% लोग मर जाते थे। लेकिन आज टीका विकसित हो गया है, जीवाणुओं ने चेचक के टीकों को विकसित करने के लिए हमारी हेल्प की है। तो इसलिए अगर ये टीका ना लगाएं तो आज भी चेचक होने की संभावना 90% रहेगी, और चेचक में 90% चेचक के रोगियों में लगभग 50 से 70% लोग मर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवाणु ने क्या किया, चेचक का टीका बना करके जो है क्या कहते हैं, हमारी हेल्प की है। अगर जीवाणु नहीं रहेंगे तो चेचक का टीका हो, पोलियो का टीका हो, BCG का टीका हो, ठीक है, या किसी अन्य रोग का टीका हो, तो ये टीका बनेगा ही नहीं, क्योंकि जीवाणु से ही बनाते हैं, जीवाणु ही हेल्प करते हैं। तो जब टीका बनेगा ही नहीं, तो टीका लगेगा नहीं, तो रोगों से रक्षा हमारी कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, बहुत तेजी से पाराग्रिस का नीचे हो जाता है। ठीक है कि नहीं। लेकिन टीका लग जाने से क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ जाती है, और हम चेचक, पोलियो, टिटनेस, खसरा, इन जैसी बीमारियों से आसानी से हम क्या करते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि जीवाणु ना होते, टीका ना बनता, तो कौन कौन से रोग हमें प्रभावित कर देते और मानव जीवन कितना प्रभावित हो जाता। ठीक है, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात करें बेटा कि जीवाणु से दूध से दही बनता है, सूक्ष्म जीवों से सिरका बनता है, पनीर बनता है, इडली डोसा, डबल रोटी, जलेबी बनती है। तो अब आप बताइए कि अगर ये जीवाणु ना होते तो दूध से दही कौन बनाता, गन्ने के रस से सिरका कौन बनाता, पनीर कौन बनाता, दूध से इडली डोसा कौन बनाता, डबल रोटी कौन बनाता, और जलेबी के लिए जो आप मैदा वगैरह भिगोते हैं ना, किड़वन करता उसका, तो ये सब कार्य कौन करता। अब आप सोच लीजिए, अगर जीवाणु ना होते तो ये सब हमें किड़वन नहीं होता, और किड़वन नहीं होता तो आज ये प्रोडक्ट क्या होता, मानव के लिए असंभव होता। ठीक है, तो ये था आपका सूक्ष्म जीव के बिना जीवन कितना कठिन होता, समझाइए, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें कि जैव उर्वरक में जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया का महत्व बताइए। ठीक है, तो मैंने कल के वीडियो में आपको दिया था कि
वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है बेटा? 78%। यहाँ हम लिख रहे हैं कि N2 = 78% इन एटमॉस्फियर, ठीक है, एटमॉस्फियर मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में 78% पाई जाती है। तो अब नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब पौधों को नाइट्रोजन देने के लिए हम अलग से उसमें खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, यूरिया डालते हैं। प्रमुख रूप से यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है जो हम खेतों में डालते हैं, पौधे उसको लेकर अपनी वृद्धि विकास करने का कार्य करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब आप बताइए कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, आपके जीवाणु जिन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं, ठीक है कि नहीं, और कुछ शैवाल, साइनोबैक्टीरिया यहाँ लिखा है ना बेटा, साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है, ठीक है, नाम जरूर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि नीले हरे शैवाल हैं। क्या है? नीले हरे शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, BLUGRENALGAE, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल, इसमें दो शैवाल नास्टाक और एनाबीना नामक साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल, ये वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को क्या करते हैं? खींच करके मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर मिला देते हैं, जिससे पौधे आसानी से लेकर के अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो बोलो, अगर ये नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है, कौन कौन मैंने कहा? पहला है एनाबीना, ठीक है, फर्स्ट एनाबीना, और सेकंड आपका नॉस्टॉक, ठीक है, नॉस्टॉक। ये दो क्या हैं? बोलो, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नीले हरे शैवाल, जो क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में क्या करते हैं? मिला देते हैं, ठीक है। किस रूप में मिला देते हैं बेटा? नाइट्रोजन यौगिक के रूप में मिला देते हैं मिट्टी में, और मिट्टी से पौधे लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो सोच लीजिए कि कितने हेल्पफुल हैं ये साइनोबैक्टीरिया, कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। यूजफुल हुए ना, हो गया ना यूजफुल, ठीक है। अब जीवाणु की बात करें तो ठीक इसी नीले हरे शैवाल की तरह कुछ जीवाणु भी हैं जो यही कार्य करते हैं कि वायुमंडल के 78% नाइट्रोजन की कुछ मात्रा को खींच करके मिट्टी में मिला करके क्या करते हैं? भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है गाइज। तो कैसे करते हैं, कौन कौन से हैं, ये भी आप यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ऐसे जीवाणु को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जैव उर्वरक का मतलब क्या है? बोलो, उर्वरक मीन्स खाद होता है, जैव मीन्स जीव होता है। तो ये जीवाणु क्या है? साइनोबैक्टीरिया क्या है? जीव ही तो हैं। ये क्या कर रहे हैं? उर्वरक का कार्य कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। कैसे? जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, यानी ऐसे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक के रूप में मिट्टी में स्थिर कर देते, मिला देते हैं, उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं, ठीक है। अब इन जीवाणुओं में मैंने जो वीडियो में आपको बताया भी था, तो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं ये भी आपको, ठीक है। जैसे कौन कौन से जीवाणु हैं? एजेटोबैक्टर, ठीक है, कौन सा है? एजेटोबैक्टर, ठीक है। ये आपका क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है, ठीक है कि नहीं। साथ में क्लास्ट्रीडियम, ओके, क्लास्ट्रीडियम जीवाणु, ठीक है। ये क्या करते हैं कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींचकर मृदा में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में मिला देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है गाइस। ठीक, कंप्लीट। अब आप ये सब नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। फिलहाल ये सब वीडियो में आपको दिया गया है, लेकिन फिर से यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व कराया, तो सभी गाइज नोट कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गाइज नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है जैव पीड़कनाशी क्या है, इसके लाभ बताइए, ठीक है। जैव पीड़कनाशी क्या है, इनके लाभ पूछ रहा है, तो आप इसके लाभ कैसे बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि पीड़कनाशी का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ये बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको याद होगा पिछले वीडियो मैंने बताया था
कि बीटी फसल की चर्चा की थी इसी पाठ के वीडियो में, कल या परसों के वीडियो में। तो पीड़कनाशी क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक, पीड़कनाशी या जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं, है ना। तो एक जीवाणु होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जिसका नाम है बैसिलस थ्रुएंजेसिस, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ऐसे पौधे जिसमें, ठीक है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है, ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव या जीवाणु है, ठीक है। ऐसे पौधे जिसमें बैसिलस थ्रुएंजेसिस जीवाणु, ठीक है, बैसिलस थ्रुएंजेसिस जीवाणु का एक निष्क्रिय जीन जो जीवाणु में प्रतिविष वाला जीन होता है, ठीक है, उसे पौधे में जीनी इंजीनियरिंग द्वारा डाल दिया जाता है। तो इस पौधे में अब यह जीन सक्रिय होकर, ठीक है, सक्रिय होकर एक पदार्थ बनाता है जो पौधे में लगे कीटों को स्वतः मार देता है। तो ऐसे पौधे पीड़क प्रतिरोधी, ठीक है, पौधे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बीटी फसल, ओके, एग्जाम्पल क्या है, बीटी फसल। बीटी फसलों में भी बीटी तंबाकू, बीटी टमाटर, बीटी बैगन, बीटी आलू और बीटी कपास, इस तरह से कई पौधे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या देख रहे हैं आप लोग कि जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो पीड़कनाशी का काम करें, अर्थात किसी पौधे में लगने वाले कीट जो हैं उनको मारने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ऐसे पौधे जिसमें बैसिलस, ठीक है, क्या है, बैसिलस थ्रुएंजेंसिस नामक जीवाणु के अंदर एक निष्क्रिय जीन को, जो जीवाणु में प्रतिविष वाला जीन होता है, उसे पौधे में जीनी इंजीनियरिंग द्वारा क्या करते हैं, डाल दिया जाता है। तो इस पौधे में अब यह जीन सक्रिय होकर के एक पदार्थ बनाता है जो पौधे में लगे कीटों को स्वतः मार देता है। उसमें अलग से कीटनाशक का छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे पौधे पीड़क प्रतिरोधी कहलाते हैं या पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बीटी फसल या बीटी फसलें, ठीक है। बीटी का सेंस क्या है, बी फॉर बैसिलस और टी फॉर थ्रुएंजेंसिस, ठीक है। तो ये बीटी फसल का मतलब ऐसे फसलें जिसमें बैसिलस थ्रुएंजेंसिस नामक जीवाणु वाला विष बनाने वाला जीन डाला गया है, जिससे इन पौधों में भी ये विष टाइप का पदार्थ बनने लगता है। और जब कोई कीट इसके पत्ती में लगता है या तने में लगता है तो वो खुद ही उसे खा के क्या होता है, मर जाता है। कोई अलग से आपको कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है गाइस। जैसे बीटी तंबाकू, बीटी टमाटर, बीटी बैगन, बीटी आलू, बीटी कपास, ये सारे प्लांट, ये सारे फसल क्या है, बीटी फसलें हैं, अर्थात पीड़कनाशी फसल
फसलें होती है या पीड़क प्रतिरोधी फसलें होती है। अब आप बताओ कि ये जीवाणु क्या कर रहा है, जीवाणुओं का महत्व है ना इसमें पौधों में, बोलिए है ना। तो ये आपका है, ठीक है, पीड़कनाशी क्या है, इसका लाभ है आप तो जान ही लिए, ठीक है, नोट करें सभी गाइस।